तो वी हैव सीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क। क्या क्या देखे हम लोग अभी तक देखे हैं? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। पहला देखिए, वर्क इज गिवन बाय F डॉट S, और इसमें S क्या था? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, और इसको सजा के लिखो तो इट वाज Fs cos थीटा। इसमें S cos थीटा क्या था? S cos थीटा वाज displacement in direction of force, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू S। ये क्या हो गया? फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां तक की चीजें हम लोग देख चुके हैं। नहीं, ये आसान था क्योंकि फोर्स वाज कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम आता है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो हाउ टू डू, अगर फोर्स समय के साथ बदल रहा है। अब मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो तुम्हारे काफ़ी बुक्स में नहीं है, इवन 11th क्लास की बुक में भी नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान से सुन लेना और तुमको सोचने के लिए मसाला देगा। ठीक है, फोर्स अगर वेरिएबल है, फोर्स बदल रहा है, तो फिर एफ डॉट एस करेंगे तो एफ का वैल्यू क्या लेंगे? बदल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसको आपको स्कूल लेवल में मिलेगा, जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बिना इंटीग्रेशन के समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो 11th क्लास लेवल का ऑलमोस्ट 90% न्यूमेरिकल्स हम लोग बिना इंटीग्रेशन का कर लेंगे, लेकिन वो सारे को इंटीग्रेशन से करते हैं, हम इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे। जो 10% जाएगा एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटीग्रेशन होगा, तो छोड़ो उसको, देखेंगे तब, है ना। तो वेरिएबल सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा है, सोचो ध्यान से, एक मैग्नेट है और इसके सामने क्या रखा है? कोई एक पाइप है। सपोज दिस इज व्हाट इज ए ट्यूब, इससे स्मूथ ट्यूब, ठीक है, ऐसा करके कोई ट्यूब है। अब मान लो कि मैं इसके अंदर कोई एक आयरन ब्लॉक को रखता हूँ, दिस आयरन ब्लॉक विल बी पुल्ड बाय दिस मैग्नेट, और ये इसी रास्ते में ही आएगा, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और जैसे जैसे पास आने लगेगा ये जो मैग्नेट है, इसको जोर जोर से खींचने लगेगा। दैट मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज नॉट कांस्टेंट। हमें पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इन पुलिंग द ब्लॉक फ्रॉम हियर टू हियर। बात समझ में आया? कैसे करेंगे? कांस्टेंट फोर्स होता था एफ डॉट एस करते थे, नहीं, कांस्टेंट फोर्स होता था एफ डॉट एस करते थे। हाँ, तो समझे इसको। जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, किस रास्ते में आएगा? ये कुछ इस रास्ते में आएगा। अच्छा, जब ये आ रहा था रास्ते में, चलिए कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन समझते हैं कि जब वो यहाँ पर था, इतना दूर आ चुका था, तब ये मैग्नेट इसको खींच रहा था। कैसे? ऐसे खींच रहा था, इधर को खींच रहा था मैग्नेट, और ये जो फोर्स था ये बदल रहा था, क्योंकि धीरे धीरे पास आएगा तो जोर से खींचेगा, फोर्स बदल रहा था। Let us consider a very small displacement, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटे से, मान लो 0.001 मिलीमीटर, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। उस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नाम देंगे क्या? से ds1 और डेल्टा s1। डेल्टा s मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, समझ में? तो इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जब ये आएगा, हम कहेंगे कि फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, 0.001 मिलीमीटर। आई कैन अस्यूम द फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक छोटा सा वार्क होगा कि नहीं होगा? छोटा सा वार्क होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वार्क होगा। फिर ये आ गया यहाँ पे आएगा तो फोर्स बदल गया कि नहीं? फिर से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, फिर देखो कितना वार्क हुआ। ऐसे करते करते इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में वार्क निकालते यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो टोटल वार्क हमें मिल जाएगा। वार्क की स्केलर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? कहने के लिए तो समझ में आ रहा है, लेकिन 0.001 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करते करते आएंगे तो कितने बार निकालना पड़ेगा? बहुत बार निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? मे बी इनफाइनाइट टाइम्स, है कि नहीं? तो ये सारे को जोड़ के टोटल वार्क निकालना, ये हुआ तरीका।
तरीका समझ में आया तो कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे अगर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक का पोजीशन ए है, ये बी है, ये यहां से आया, जब उसके ऊपर फोर्स F1 था, मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं, आई कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट एज ds1। I call that displacement as ds1। तो total work done by the magnetic force, समझा रहा हूं चीजें, in pulling the block कहां से? from A to B, क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, सारे छोटे छोटे वर्क डन, F1 ds1 cos, यहां पर जो एंगल था, कुछ एंगल होगा θ1, होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक आने में, इससे और थोड़ा आगे आने में फोर्स बदल जाएगा, F2 ds2 cos θ2, ऐसे करके एंगल भी बदल रहा है, फोर्स भी बदल रहा है, और हम लोग सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ देंगे, टोटल वर्क मिलेगा। क्या आप लोग राजी हो इसके साथ? क्योंकि वर्क की स्केलर क्वांटिटी, सारे छोटे छोटे वर्क निकाली, जोड़ दी, टोटल वर्क मिल गया। तो ये बन गया फार्मूला। सॉरी फार्मूला तो है, यूज कैसे करेंगे? चलिए यूज करके देखते हैं। लेट अस, लिख दिया आप लोग इसको? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो कैसे अप्लाई करते हैं। जस्ट ए मिनट। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है, दिस इज क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। मान लो कि इसका रेडियस r है, ये r है, और यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं कि एक रिंग है जो इसमें स्लाइड कर सकता है, द रिंग कैन स्लाइड अराउंड दिस, और सपोज इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। एक फोर्स कैसे आ रहा है? एक फोर्स मान लेते हैं कि कुछ ऐसे आ रहा है, दिस इज वन फोर्स, आई कॉल इट FA। एक फोर्स आ रहा है ऐसे, टेंजेंट टू दिस, आई कॉल इट FB। मान लो कि ऐसे कोई फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, आई कॉल इट FC। और मान लेते हैं कि ऐसे भी कोई फोर्स आ रहा है अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। मैं कंफ्यूज करने के लिए ढेर सारे फोर्सेस दे रहा हूं, F4, FD। ये चारों फोर्स मिलके इसको खींचे तो पता चला ये P से Q तक चला गया। चारों मिलके खींचेंगे तो चढ़ेगा धीरे धीरे, चढ़ते चढ़ते यहाँ तक गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच फोर्स? हमें निकालना है वर्क डन बाय ईच फोर्स। इफ द फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, वी नो हाउ टू फाइंड द वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सबसे आसान तरीका है। तो थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं कि ये जो फोर्सेस है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखते हैं। थोड़ा कहेंगे कि FA का मैग्नीट्यूड, FB का मैग्नीट्यूड, समझाने के लिए FC का मैग्नीट्यूड, चलो सारे बराबर है क्योंकि मैग्नीट्यूड से हमको कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा तो इसे मैं कर रहा हूँ। FD का मैग्नीट्यूड, दे आर ऑल इक्वल टू F0। FA इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। FA कैसा है? FA इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। लिखने के लिए समय मिल जाएगा, हड़बड़ा मत। FB क्या है? ऑलवेज टैंजेंशियल। FC क्या है? ऑलवेज वर्टिकल, और वर्टिकली डाउनवर्ड आप देख रहे हो। FD क्या है? FD इज ऑलवेज रेडियल, ऑलवेज रेडियल। समझ रहा है? हो गया। अभी मुझे निकालना है फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स इन मूविंग द रिंग फ्रॉम P to Q, P to Q। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, ये हर एक फोर्स कितना कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, दिमाग लगेगा, थोड़ा सोच के बताना। ये रिंग कितना, ये सारे फोर्स कितने कितने वर्क कर रहे हैं। पहले चलो हम ये सारे फोर्सेस को कैटेगराइज कर देते हैं। कैसे? इनमें से कौन कौन कांस्टेंट फोर्स है, कौन कौन वेरिएबल है। कोई फोर्स को कांस्टेंट कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। सारे का मैग्नीट्यूड तो F0 है,
मैग्नीट्यूड सबका कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। इनमें से कौन कौन सा फोर्स को आप कांस्टेंट मानोगे? FA एंड FC कांस्टेंट है, तो उनके लिए वर्क निकालना आसान है, फटाफट निकाल दो। नहीं तो आप कहोगे सॉल्यूशन FA एंड FC आर कांस्टेंट फोर्सेस। क्या सबको समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझो। वो तो FS cos थीटा वो तो पढ़ लिए तुम लोग स्कूल लेवल वाले, अब बाहर जा रहे हो ना तो दिमाग डिविजती समझ में आ रहा है। कांस्टेंट फोर्सेस, तो वार्डन बाई FA, क्या आप में से कोई मुझे फटाफट बताएगा कितना होगा वार्डन बाई FA? कांस्टेंट फोर्स के लिए वार्डन का क्या फॉर्मूला आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर को कितना गया जब P से Q गया? इधर को R गया, तो इट इज सिंपली इट इज F0 इनटू R। वर्डन बाई FC, रौनक बताएगा वर्क 0 बाई FC माइनस R से मल्टीप्लाई होगा FC। हाँ, क्योंकि हम जब यहाँ से यहाँ तक गए फोर्स ऐसे था, तो इधर को कितना गया? इधर कहाँ गया? ऊपर गए। कांस्टेंट फोर्स ऐसे कर सकते, कितना ऊपर गए? R, तो नीचे कितना है? माइनस R। तो आप कहोगे देखो रौनक भी अटेंटिव है, सो इट इज F0 इनटू माइनस R। ये दोनों का काम निकल गया, ठीक है। बाकी रह गया और दो, एक तो टेंजेंशियल एक रेडियल, है ना। मैं एक का बनाऊंगा, तुम दूसरे का बनाओगे। अभी मैं बात कर रहा हूं कंसेप्ट सीख रहे हो तुम लोग, स्कूल के मार्क के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे। ये हो गया। अभी इसमें जो फोर्स है, कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा था इसमें? हॉरिजॉन्टल फोर्स था FA नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था। किसके लिए? FB के लिए। FA और FC का निकल गया, FB के लिए। अब FB इसके ऊपर कुछ ऐसे था, मतलब जब वो यहाँ पे रिंग आएगा तो FB कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। जब यहाँ पे था FB कैसे था? ऐसे था। आर यू गेटिंग? तो FB इज ए वेरिएबल फोर्स, क्योंकि उसका डायरेक्शन कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा हो, टेंजेंशियल है। समझ में आ रहा? तो वेरिएबल फोर्स हो गया। वर्क निकालने का तरीका क्या है? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लो, निकालो और जोड़ो। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। इफ आई कंसीडर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, आई कॉल इट DS1, तो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय F, कौन है? B है, इज इक्वल टू, यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क होगा? FB का हम कहेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ तो FB का डायरेक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कितना हो गया? F0 इंटू, क्योंकि FB का मैग्नीट्यूड F0 है, कितना गया है? DS1 इंटू कॉस, क्या एंगल है? आप भी जा रहे हो ऐसे, फोर्स भी ऐसा है, क्या एंगल है दोनों के बीच में? फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ो। F0 DS2 कॉस 0 हो रहा है। फिर और जोड़ो, F0 DS3 कॉस 0। ऐसे कितनी बार होगा? बहुत बार होगा, क्योंकि छोटे छोटे जा रहे हैं, छोटे छोटे जा रहे हैं, बहुत बार होगा। ये सारे को जोड़ेंगे तो ये जैसे टोटल वार्डन। अब सोचो कॉस 0 तो वन है ना, है कि नहीं? F0 तो कॉमन है, वो निकल गया बाहर, बच गया क्या? DS1 DS2 DS3, ये सारे छोटे छोटे DS1 DS2 DS3 DS4 सबको जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये लेंथ मिल जाएगा। अगर ये R है, ये R है, पूरा होता है 2 पाई R, ये इसका 1/4 है, सो इट इज F0 इंटू 2 पाई R बाई। समझ में आया क्या? दिस इज द वार्डन बाई F0। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप पक्का निकाल दोगे वार्डन बाय FD। कोई बताएगा व्हाट इज वार्डन बाय FD? 0 होगा, क्योंकि हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। cos 90 0, यहां से यहां तक गया 0, सॉरी यहां से यहां तक गया 0, यहां से यहां तक 0, बहुत सारा 0 को जोड़ो तो 0 ही होता है। वार्डन बाय FD 0। अरे मेरे भाई, when you go for a small displacement DS, फिर से जाओगे ना छोटे से, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कैसा है? ऐसा है, DS ऐसा है, एंगल कितना है? ये रेडियल है, ये आप ऐसे जा रहे हो तो 90 डिग्री है। अरे किसी सर्किल में फोर्स ऐसा है, आप अगर ऐसे जाओगे तो ये इसको परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या लिखेंगे हम? जहां पर cos 0 लिखते थे वहां पर क्या लिखेंगे? cos 90 0। बहुत सारे 0 को जोड़ो तो क्या होता है?
जीरो ही होता है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम P to Q इज जीरो। क्या तरीका समझ में आ रहा है? ये हुआ बेसिक। ये जो लंबा सा हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखे, इसको कहते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। हम इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटीज, वो बाद में बताएंगे। होगा अगर मौका मिलेगा, तुम लोग वैसे रईस कर जाओगे तो अगले साल बिगनिंग में आई विल टीच यू हाउ टू मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटीग्रेशन में कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हैं हम लोग। कोई स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, कोन का वॉल्यूम कितना होगा, सब कुछ निकाल सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मौका मिलेगा तो देखेंगे। तुम लोग अपना मेंटेन करके रखोगे स्टार्टर्स तो बताएंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या ये चीज़ें समझ में आया? तो वार्डन बाई ऑल फोर्सेस, और यहाँ पर लिखेंगे वार्डन बाई F0, कौन सा रह गया बाकी, ये वाला वार्डन बाई FD क्या हो जाएगा, जीरो। तो FD के लिए अगर हम वही चीज सारा लिखेंगे फिर से, तो हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वार्डन बाय FD क्या हो जाएगा, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए cos 90, ये cos 90, ये cos 90, सबको जोड़ो, मिल गया जीरो। क्या बात समझ में आया? वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे करते हैं? हाँ, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सब केस में कैसे अप्लाई करेंगे? आई टेल यू अदर मेथड्स आल्सो। ये समझ में आया सबको? समझ में आते क्वेश्चन बनाओ। जैसे आप कहोगे ये यहां पे कोई एक डंडा ऐसे लगा है, ठीक है, और ये डंडा को यहां से बांध दिया गया, ये घूम सकता है, इट कैन रोटेट अबाउट। कोई आदमी इसको पुश करेगा, डंडा यहां पर बंधा हुआ है, कोई अगर इसको पुश करेगा तो घूमेगा। मान लो कोई बैल लगा है, तेल निकालने वाली मशीन, देखते हो ना, इसे पकड़ के इसको घुमाते हैं तो नीचे से ये तेल मचल के निकलता है। कोई आदमी इसको पुश कर रहा है, कोई फोर्स F लगा के, अगर वो फोर्स F लगा के इसे इसको पुश करके लेगा, हरदम ऐसे ही पुश करेगा, करके ले आएगा, तो एक बार घूम के आने में कितना बार होगा? ही इज अप्लाइंग ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स। क्या वो फोर्स कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स तो कभी ऐसे था तो कभी ऐसे था। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो एक बार घूम के आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वार्डन हो जाता जीरो, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसको अगर हम कांस्टेंट फोर्स में पुश करेंगे, ऐसे घूम घूम के एक बार घुमा के ले आएंगे तो वार्डन हो जाएगा जीरो। तो कोई वर्क नहीं किया, क्या वो तो वर्क किया है, थक जाता है करते करते। अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना। व्हेन यू आर पुशिंग इट लाइक दिस, शुरू में तो ऐसे पुश किए, जैसे इधर गया ऐसे पुश किए, ऐसे पुश किए, ऐसे पुश किए, समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो थोड़ा इसको आपको विजुअलाइज करने की डायरेक्शन में करते हैं। सपोज ये डंडा, और ये डंडा इधर से घूम सकता है, और सपोज कोई फोर्स F0 इसको पुश कर रहा है, मतलब कभी डंडा इस पोजीशन में आया और अभी वो ऐसे ही पुश कर रहा है, फिर डंडा इस पोजीशन में आया, वो हरदम डंडे को पुश ही कर रहा है और पुश करते करते घुमाने की कोशिश कर रहा है, जब तक एक बार घुमा के लाएगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? मान लो ये डंडा का लेंथ L है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? आया? डंडा लगा, पकड़ के घुमा के बाहर ले आए। अब कहोगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वार्डन जीरो हुआ, वो तो होता है फॉर कांस्टेंट फोर्सेस। क्या आपका फोर्स कांस्टेंट है? क्यों नहीं है? हर जगह तो मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन बदल रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। इट्स नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन कांस्टेंट होना जरूरी था, है कि नहीं? अच्छा, तो कितना हो जाएगा? पुश करके आएगा तो यहां से यहां तक लो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से F0 इंटू छोटा सा डिस्टेंस प्लस F0 इंटू ये छोटा सा, हर जगह F0 निकल के आएगा और सारे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई L। तो व्हाट इज द वार्डन? F0 इंटू 2 पाई L। इट्स नॉट जीरो, इट इज F0 इंटू 2 पाई L। क्या जेब में जा रहा है, अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है? यस, इट इज F0 इंटू 2 पाई L। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? सबके साथ मिलके हाँ जी मत करो। यू हैव कम हियर फॉर योर ओन डेवलपमेंट। कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। A constant magnitude force pushes the bar
as shown. Find work done by F0 in 1 revolution. क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या कहेंगे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। पहला छोटा डिस्प्लेसमेंट, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एफ इज वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल, व्हाई वेरिएबल? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, नाउ वर्क इज इक्वल टू, पहले F0 ds1, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए ds1, और दोनों के बीच में क्या एंगल है रौनक? F0 और ds1 के बीच में क्या एंगल है? 0 cos 0 प्लस F0 ds2 cos 0 एंड सो ऑन। जोड़ो तो cos 0 तो 1 है, इट इज F0 इंटू ds1 ds2 dst, सारे छोटे छोटे वर्ग जोड़े और निकाले तो मिला F0 इंटू 2 पाई L। L क्या है? डंडे का लेंथ, लेंथ ऑफ द डंडा। कितना दूर घूम के आएगा? 2 पाई L। समझ में आया? अगर समझ में आया, अगला क्वेश्चन का आंसर देना। ये हो गया, लिख दिए, आगे बढ़े। नहीं लिखा तो नहीं लिखा। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक को किसी एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक में हम ले रहे हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, इसे हॉरिजॉन्टल पाथ, इसे पाथ हॉरिजॉन्टल पाथ। समझ में आया? यहाँ पर कोई एक ब्लॉक को मैंने ढकेलते हुए ले लिया बाय सम फोर्स। कोई खींच रहा है, खींच के ले रहा है इसको, मान लो कोई पुश करके ले रहा है। ये फोर्स से हमको कोई मतलब नहीं। व्हेन इज स्लाइडिंग ऑन दिस ट्रैक देयर इज सम फ्रिक्शनल फोर्स। होगा कि नहीं होगा? सपोज ये ब्लॉक का मास है m और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। बात समझ में आया? The block is pushed from A to B on the horizontal track. The block is pushed from A to B on a horizontal track. समझ में आ रहा है ना? सब कुछ किसी फ्लोर के ऊपर हो रहा है, लेकिन आप इधर से ढकेलते हुए यहाँ तक लेके गए। 2-3 दिन भी पकड़े, ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, सब पकड़ के ऐसे करके ले लिए, स्लाइड करके जा रहा है। ठीक है, नाउ जब वो स्लाइड करके जाएगा, क्या फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा? फ्रिक्शन तो रोकने की कोशिश करेगा। तो वर्क विल बी डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स? अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन against frictional force। और जब वो स्लाइड करके जा रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक में, फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा? बदलेगा। क्यों बदलेगा? म्यू एम जी तो है। हाँ तो है, तो जा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का मेग्नीट्यूड क्या होता है? स्लाइड कर रहा है तो म्यू एम जी। लेकिन ये बदल रहा है ना डायरेक्शन। कभी फ्रिक्शनल फोर्स इधर को था, जब इधर जाता है इधर को होगा। इट्स ए वेरिएबल फोर्स, इट्स नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स is फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डैश। आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मूव्ड, कौन सा होगा डालना है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। F डॉट S कब करते हैं? When the force is constant. Is it a variable force? Is it a constant force? No, it's a variable force. Variable force के F डॉट S कैसे कर सकते हो? तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा गया, कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। कभी फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था, तो कभी ऐसे था, तो कभी फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था। बदल रहा था कि नहीं डायरेक्शन? कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो आप छोटे 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 डिस्टेंस को अगर जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस मिलेगा। इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। समझ में आ रहा है?
जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो ध्यान से सोच नहीं रहे हैं। इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, नॉट दी डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? अगर हम पूछेंगे जब इसको इसे ले रहे थे तो हुआ क्या, रास्ते में इसे रेल लगा हुआ था, इसको किधर भी पुश करो रेल के ऊपर ही जाएगा, और मेरा फोर्स जो है, मैं जो फोर्स लगाया यहाँ पे, मेरा जो फोर्स था वो हरदम कुछ इसी डायरेक्शन में था और ये ट्रैक के ऊपर ही जाएगा। तो व्हाट इज वर्क बाय माय फोर्स, मेरा फोर्स कांस्टेंट था, हरदम ऐसे था, फोर्स इनटू सीधा डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस और एफ एस कॉस थीटा। वर्क बाय दिस फोर्स विल बी एफ एस कॉस थीटा, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एफ इनटू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? समझ में आ रहा है? ये फील करना है तुम लोग, ठीक है? खैर थोड़ा सोचने के लिए बता दिए। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई टाइप ऑफ थिंग्स। एफ वर्सेस एफ डायग्राम और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। समझ सको तो समझ लेना, बताएंगे अच्छी चीज। क्या हुआ? सुपर हीरो हम सुने कि वो उसका पेंट पहनने का तरीका अलग होता है, नहीं? हाँ, तो बात ये कर रहे थे, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। कोई फोर्स बदल रहा है, फोर्स बदलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक हुआ समय के साथ बदल रहा है, एक हुआ पोजीशन के साथ बदल रहा है। समझ लो, जैसे मान लो कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉल को छोड़ दिए, वो जैसे दूर जाएगा रिपल्सन होगा, दूर जाएगा, जैसे दूर जाएगा डिस्टेंस बढ़ने लगा, फोर्स घटने लगा, फोर्स इज चेंजिंग विद दिस। हो सकता है कि यहाँ पर कोई मोटर है, कोई चीज को खींच रहा है, और इधर में मोटर का पावर को बढ़ाया, जोर से खींचने लगा, समय के साथ ये बदल रहा है। वो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है। मतलब फोर्स समय के साथ भी बदल सकता है और पोजीशन के साथ भी बदल सकता है कि नहीं? समय के साथ बदलेगा तो क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, उसमें से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हम बात कर रहे हैं कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वर्क। तो ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में चलिए मानते हैं कि ये कोई एक बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स मान लो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ बदल रहा है। ये मान लो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट s और ये हो गया फोर्स, और फोर्स बदल रहा था, फोर्स कुछ ऐसा था। मतलब जब ये डिस्प्लेसमेंट में था फोर्स ये था, ये डिस्प्लेसमेंट में था फोर्स ये था, ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में फोर्स अलग अलग था। समझ में आया? ठीक है, अभी ये डायग्राम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? व्हाट इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट? ये मान लो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ था, फोर्स कुछ था। ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट जब S1 से S2 तक बदल गया, फोर्स भी कुछ बदल गया है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? यू क्लियरली सी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। हाउ टू फाइंड द वर्क डन? अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं ऐसे, और आई कंसिडर ए थीन स्ट्रिप ऑफ थिकनेस ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकालना है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स। विड्थ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ds। एफ ds क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सर ये तो दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो एफ ds कैसे फोर्स देगा? तो दिख रहा है ऐसे, हम बोल रहे छोटे से। सोचो कि ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या ले रहे थे? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नहीं? तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो कैसे होगा? ये ऐसा होगा, और इसमें ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसका एरिया एज कंपेयर टू दिस एरिया इज इग्नोरेबल। आप इग्नोर कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? छोटा सा एरिया ले रहे हैं। छोटा सा एरिया लेंगे तो हम कहेंगे ये छोटे से एरिया में ये पार्ट को इस एरिया की कंपैरिजन में हम इग्नोर कर सकते हैं। वी आर टेकिंग वेरी थीन स्ट्रिप। तो छोटे से एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया f into ds, दैट इज अ स्मॉल ऑर्डर, है कि नहीं? तो ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को निकाल के अगर जोड़ देंगे, कहाँ क्या जोड़ जाता है? हाँ, तो इस सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। सो व्हाट डज द एरिया ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट? टोटल वर्क। तो बस आपको याद रखना है इन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, टोटल एरिया अंडर द डायग्राम
gives work done by F। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालने का ये भी तरीका हुआ। समझ में आया? समझ में आया? टोटल एरिया गिव्स यू द वर्क डन। सर बट यहाँ पे तो हम डायरेक्शन और एंगल का फैक्टर कौन सा? हाँ, यू आर वेरी करेक्ट। तो हम जब यहाँ पर लिखना चाहिए था हमारा एरिया वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। हम बात कर रहे हैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऐसा है, फॉर मोशन along straight line, for motion along straight line with force along direction of motion, with force along direction of motion, direction of motion। मतलब कोई चीज को हम ऐसा कोई एक्सिस में कोई फोर्स किसी बॉडी को पुश करते हुए ले रहा है और फोर्स का वैल्यू बदल रहा है। हम पहले बता चुके हैं इसमें फोर्स क्या होता है। कोई भी हम ऐसे डायग्राम करते हैं तो फोर्स इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम में देखे थे ना, इट इज फॉर रेक्टिलिनियर मोशन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए ये डायग्राम करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये डायग्राम में फोर्स पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। मतलब एक डायरेक्शन का फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे डायरेक्शन का फोर्स को नेगेटिव लेंगे, कोई तीसरा डायरेक्शन नहीं होता। वो सारे कंस्ट्रेंट के लिए हम बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स या तो एक डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक कोई बॉडी को कोई फोर्स पुश करके ले रहा है और फोर्स बदल रहा है रास्ते में। पहले 20 न्यूटन फोर्स दिया, थोड़ी देर बाद थक गया, 10 न्यूटन दिया, फिर और थक गया, 5 न्यूटन दिया, लेकिन ढकलते हुए यहाँ तक ले आया, तो फोर्स हुआ चेंजिंग। समझ में आ रहा है? तो हम इसमें क्या किए, वर्क डन कैसे निकाले हम लोग? You say the area under the diagram gives you the work done by the force। समझ में आया? अच्छा, यही चीज को थोड़ा यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। A force F pushes a body along x axis। कोई फोर्स किसी बॉडी को x axis में पुश कर रहा है, along x axis। The force linearly increases from 10 Newton to 18 Newton over a displacement of 5 meter. Find work done by force। कोई बॉडी को कोई फोर्स ढकेलते हुए ले रहा है, ये हुआ वो बॉडी, उसके ऊपर फोर्स आया। पहले तो था 10 न्यूटन और जैसे जैसे आगे गया, जब तक ये 5 मीटर गया तब तक फोर्स बढ़ गया था, बढ़ के बन गया था कितना, 18 न्यूटन। मतलब फोर्स बदल रहा था। क्या बात समझ में आ रहा है? अब पूछा है बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो दिया है कि लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हाउ इज द वेरिएशन ऑफ द फोर्स, हाउ इज द वेरिएशन ऑफ द फोर्स, हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे कि ये चलो देखते हैं, ये हो गया हमारा फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इधर ले लिए। फोर्स लीनियरली बढ़ रहा है। शुरू में क्या फोर्स था, शुरू में फोर्स था 10 न्यूटन, लीनियरली बढ़ गया मतलब ऐसा यूनिफॉर्मली बढ़ गया। पहले था 10 न्यूटन और ये बढ़ते बढ़ते बन गया है, कितना बढ़ गया है, 18 न्यूटन। कितना दूर जाते जाते ये फोर्स था, ये
कितना दूर जाते जाते ये हाल हो गया उसके साथ, जाते जाते 5 मीटर, क्योंकि इधर हम डिस्प्लेसमेंट को दिखाएं, 5 मीटर जाते जाते ये हाल हो गया है। समझ में आया क्या? पूछा है व्हाट इज द वर्क डन? यस, ये 18 न्यूटन हो गया और ये था 10 न्यूटन। तो अब क्या कहोगे? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम इज इक्वल टू, कितना एरिया है इसके नीचे? ट्रापेजियम का एरिया है ना? कितना हो गया देखो तो, इट इज कमिंग आउट टू बी 10 प्लस 18 बाई 2 इंटू 5, कितना हुआ? 28 बाई 2 इज 14 इंटू 5 इज 70 जूल। क्या बात समझ में आया? कैसे निकला? बहुत जल्दी हाँ जी करने वाले नुकसान में रहते। फील करो चीज़ों को, जैसे उसके दिमाग में सर एंगल वेंगल कहाँ गया, मैं बोल जाता हूँ हाँ जी कर दी, एंगल कहाँ गया? एफ कॉस थीटा था ना, खाली एफ डी एस करके वर्क निकाल देंगे क्या? तो कांस्टेंट क्या था कि फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, वो लिखने के लिए मैं भूल गया था। क्या ये चीजें समझ में आया? यहां से और एक चीज देखते हैं। हर जगह ऐसा करना मुश्किल होता है, यहाँ पर चलो और एक चीज देखते हैं। व्हेन एफ linearly varies with displacement x, मतलब फोर्स x के साथ linearly वेरी कर रहा है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम ये स्ट्रेट लाइन कैसा होता है बताओ? ये होता है ऐसे कुछ, f इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म में आएगा, तो हम कहेंगे ये लीनियर वेरिएशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, थोड़ा थोड़ा अगर सुने होगे तो, नहीं सुनेगा तो ठीक है। f इक्वल टू एक्स प्लस बी होने से हम कहते हैं f और x का रिलेशन x प्लस बी है। और उसको प्लॉट करके देखेंगे तो कैसे होगा मालूम है? सर a और b क्या है? a और b कोई कांस्टेंट, मे बी 3x प्लस 5, 7x प्लस 9, 2x माइनस 4, कोई कांस्टेंट से रिलेशन ऑफ y और x के बीच में ऐसा कुछ होना चाहिए। x प्लस b का मतलब हुआ द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, ये b होगा और ये इसका स्लोप a होगा। हाँ, x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ x। अगर ऐसा रिलेशन हुआ तो समझ में आया? तो ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है। अगर फोर्स ऐसे वेरी किया तो सोचो कोई फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, इसको भूल जाओ, लीनियरली वेरी कर रहा है, ऐसा वेरिएशन को लीनियर वेरिएशन कहते हैं। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन लीनियर हुआ, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन लीनियर हुआ। तो अभी हम वर्क निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं देखो। सपोज हमें पूछा गया कि बताओ यहाँ से यहाँ के बीच में कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब x1 से x2 तक जाने में कितना वर्क हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए, कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। चलो मानते हैं कि यहाँ पर जो x1 था तब फोर्स था F1, मालूम नहीं है कितना था, सी इट वाज F1। यहाँ पर जब x2 था, यहाँ पर कितना था? F2। तो हम कहेंगे वर्क डन over displacement from x is equal to x1 to x is equal to x2 is equal to or is area under the diagram। यह हम जानते हैं, that is equal to कितना होगा देखो तो, F1 प्लस F2 बाई 2 हुआ ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये कितना है? व्हाट इज दिस लेंथ? x2 माइनस x1। अब ये जो F1 प्लस F2 बाई 2 था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। F1 क्या था? शुरू में क्या फोर्स, F2 लास्ट में क्या फोर्स, इनिशियल एंड फाइनल फोर्स। इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2 कहता है मीन फोर्स, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स नहीं कहेंगे, एवरेज फोर्स का दूसरा डेफिनेशन है, इट इज मीन फोर्स इनटू ये क्या हो गया? x2 माइनस x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x1 से x2 तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 माइनस x1। तो तरीका क्या हो गया निकालने का? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर व्हाट इज मीन फोर्स? मीन फोर्स क्या है? मीन फोर्स इज इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2। इट इज इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2।
तो मीन फोर्स क्या है? मीन फोर्स हो गया इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2। समझ में? काफी मददगार है। कब ऐसे हो सकता है? ओनली व्हेन द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कुछ दिखने में ऐसा है। इसमें ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इट में बी 2, इट में बी 5, इट में बी 3, इट में बी -7, कुछ भी हो सकता है। इट्स ए कांस्टेंट। लेकिन एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस रिलेशन। तो इसको कहते हैं लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट। ऊपर से गया कि अंदर से गया? गया। चलिए, तो मैं आपको बताओ इनमें से कौन कौन सा लीनियर वेरिएशन है। सपोज मैं दिया हूं f = 5x - 9, क्या ये लीनियर वेरिएशन है? यस सर। अच्छा, f = 4x, क्या ये लीनियर वेरिएशन है? यस सर। यस सर। b के जगह 0 है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? और f = 3x² + 7, नो, ये है क्योंकि x² हो गया, खाली x वाले टर्म में। f = sin x, लीनियर वेरिएशन है? नो, ओनली x रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर अलजेब्रिक रहेगा। तो समझ में आया? तो इस केस में हम लोग ऐसे वर्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे हम कहेंगे कि ए फोर्स F = 5x + 2 न्यूटन pushes a body from say x = 1 meter to x = 7 meter. Find work done. मतलब जब x = 1 से x = 7 तक किसी बॉडी को पुश करके ले रहा था, x का वैल्यू बदल रहा था, x बदल रहा था तो फोर्स भी बदल रहा था, नहीं? तो कितना वर्क हुआ? ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तरीका क्या हुआ? पहले निकालेंगे इनिशियल फोर्स, मतलब F 8 x = 1, कितना होगा? x = 1 डाल दो, कितना हुआ? 5 + 2 7, हुआ कि नहीं हुआ? F2 फाइनल फोर्स इज F 8 x = कहाँ पे? 7 में, कितना होगा? 7 × 5 is 35 + 2 is 37। तो मीन फोर्स कितना हुआ? मीन फोर्स इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, 7 + 37 बाई 2, F1 + F2 बाई 2। समझ में आ रहा है? यस सर। यही मेथड किसी भी बुक में नहीं है, इसलिए वो लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ये मेथड थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो देख के ओरली आप बता दोगे कितना हो जा रहा है। और इस मेथड को सीखने के बाद 11th क्लास का जेईई मेन लेवल तक का 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1% को तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, ठीक है? तो ये हो गया 37, तो मीन फोर्स हो गया, ये कितना हो गया? 37 + 7 is 44 by 2 is 22, so it is coming out to be 22। और वर्क कितना होगा? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन फोर्स तो निकाल दिए 22 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? कहां से कहां पर? x = 1 से x = 7, so it is 7 - 6, 22 × 6 is 132, 132 जूल्स। क्या बातें समझ में आ रहा है? वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं? क्या मेरे पास 5 मिनट है? यस सर। यूज इट। सोचो, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कैसे यूज हो रहा है। ये कोई एक टेबल है, ये टेबल पे कोई एक चेन रखा है, ठीक है? और ये चेन का मान लो कि कुछ हिस्सा झूल रहा है। चलो मानते हैं कि जो झूलता हुआ हिस्सा है L/4 लेंथ का, और ये पूरा चेन का मास m है, लेंथ L है। अब ये चेन सरकने लगा, रखे थे फिसलने लगा, सरकते 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 गिर गया। जब वो चेन सरकते हुए निकला, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? क्वेश्चन समझ में आया? ये चेन सरक रहा है, सरकते सरकते निकलेगा, अभी ग्रेविटी खींच रहा है। क्या ग्रेविटी का फोर्स कांस्टेंट है? शुरू में सिर्फ इसको खींच रहा था, बाकी तो रखा हुआ था, नहीं?
फिर जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा निकलेगा, ज्यादा ज्यादा ग्रेविटी का फोर्स आएगा। क्या ग्रेविटी का फोर्स कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में यही खींचेगा तो धीरे धीरे एक्सीलरेट करेगा। जब ये ज्यादा झूल जाएगा, जोर से एक्सीलरेट करेगा, मतलब ग्रेविटी भी बदल रहा है। आपको निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पुलिंग द चेन आउट ऑफ द टेबल। इफ द चेन slips out from position shown, find work done by gravity। कितना खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं? पूरा चीजों को बढ़िया से समझो, आंसर पे मत जाओ। क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो कांस्टेंट है? सोचो, शुरू शुरू में यही झूल रहा था, इसको सरकाएगा, ये स्लिप करने लगेगा कुछ एक्सीलरेशन में, थोड़ी देर के बाद ये और लंबा हो जाएगा, जोर से ज्यादा जोर से खींचेगा, जल्दी जल्दी सरकेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बदल रहा है। कहाँ पे आ रहा है वो फोर्स? झूलता हुआ पार्ट के ऊपर। तो आप कहोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कुछ लोग लिखने में हड़बड़िया सुन नहीं पाते, इज इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, है क्या? और जब वो कुछ एक्स नीचे सरक गया होगा, उसका जो लेंथ होगा कितना होगा? L/4 प्लस एक्स होगा ना। अगर मास पर यूनिट लेंथ है m/l, तो इसका मास कितना होगा? m/l इंटू L/4 प्लस एक्स। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया? तो वेट कितना होगा? इंटू जी। मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है उसको सजा के लिखो तो कुछ x प्लस b फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है ना, समथिंग x प्लस समथिंग। इज इट नॉट ए लीनियर वेरिएशन? यस, ये लीनियर वेरिएशन है। वर्क निकालना है, क्या करेंगे? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पता चल गया कि फोर्स इज लीनियरली वेरिंग, तो आप कहेंगे एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ चेन, फोर्स हो गया ये, तो आप कहोगे एफ लीनियरली वेराइज विद द डिस्प्लेसमेंट, एफ linearly varies with the displacement। Thus, if आज की क्लास थोड़ा टफ है, देख लेना, linearly varies with displacement, linear variation हो गया। वर्क निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क निकालना है। कॉपी, चलो वर्क निकालना। एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के बाद देखिए कि जो फोर्स है लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इनिशियल फोर्स, शुरू शुरू में ग्रेविटी कितने जोर से खींच रहा था? इसी को खींच रहा था। कितना? पूरा का मास m है, इसका मास कितना है? mg/4, मास m/4, वेट कितना है? mg/4। तो इनिशियली ग्रेविटी खींच रहा था mg/4 में। जब वो सरक के निकल के आ गया ना, तो पूरा आ गया होगा इसे। यहाँ तक पूछा है व्हाट इज द वर्क डन, यहाँ तक पूछा है, तो बताओ फाइनल फोर्स कितना है? mg। अच्छा, मीन फोर्स कितना है? mg/4 प्लस mg, हुआ क्या? by 2। Is it coming out to be 5 mg/8? हुआ 5 mg/8। क्या रोने देता? क्या हुआ? नहीं रोने, सॉरी, दूसरा चिन्मय देता बोल रहा, उसका मुंह खुला रह गया। एक मक्खी गया अंदर, घुमा, देख के आ गया वापस। समझ में आया? इट इज mg/5 mg/8। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहाँ से यहाँ पर आया तो कितना नीचे आया भैया? 3l/4। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 5 mg/8 इंटू 3l/4, 15 mg/32। हर एक बुक में इंटीग्रेशन करके किया है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 3l/4 नहीं, देखो ये जो फोर्स आ रहा था इसमें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स ग्रेविटी कहाँ आ रहा था? क्या एक ही पॉइंट में आ रहा था? जब ये था ग्रेविटी यहाँ पे आ रहा था, जब बड़ा हो गया दूसरी जगह आ रहा है। तो वो भी तो चेंज, हाँ वो भी चेंज हो रहा है, इसलिए वो पैरेलल फोर्स से बदला, उसके साथ साथ ये भी बदल जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट होता तो इस पॉइंट का तो फोर्स ही तो बदल रहा है, हर पार्ट पे फोर्स आने लगा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी शिफ्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे जब वो यहाँ से यहाँ पर आया बाय ग्रेविटी कितना आया।
बाई ग्रेविटी आया इतना दूर, और ग्रेविटेशनल फोर्स बदल रहा था ड्यूरिंग दी डिस्प्लेसमेंट। समझ में? तो कितना हो गया 15 mgl बाई 32। मैं बताया कि नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स। सोचो अगर ये समझ में आया तो, समझ में आ गया? चलो इसको खींच के ऊपर चढ़ाएंगे। वर्क विल बी डन बाई ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। खींच के ऊपर चढ़ाने में व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बिना पेन एंड पेपर का बताना है। तो वो भी तो धीरे धीरे घटने लगेगा, फोर्स भी तो बदलने लगेगा और लिनियरली वेरी करेगा। एक्स के साथ हम दे चुके हैं। जब इसको खींचेंगे तो कितना वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी इसको खींच के चढ़ाने में? तो शुरू में कितना खींचा ग्रेविटी, कितना फोर्स में, mg/4। जब चढ़ गया 0, मीन फोर्स 0 प्लस mg/4 डिवाइड बाई 2 दैट इज mg/8। कितना खींचा, L/4। दैट मल्टीप्लाई करो। आर यू गेटिंग? दे विल बी मेकिंग यूज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बाईपास करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तुम लोगों को, थोड़ा सोचना पड़ेगा चीजों को। तो कैसे करें? अगर फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है, वी हैव टू गो फॉर द मीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ढेर सारे जो पुरानी चीजें पढ़ा चुका हूँ अभी उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा, ये सर्टन करने के लिए कि तुम लोगों को समझ में आया है। ठीक है, उसको बढ़िया से करेंगे तभी जाकर और आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ा देता हूँ कभी कभार, तुम लोग अच्छा करते हो तो फिर बाद में सोचता हूँ नहीं पढ़ाना चाहिए था, है ना? पढ़ना चाहिए थी कि नहीं पढ़ना चाहिए था? समझ में नहीं आएगा तो फिर तो गाली करोगे, बद्दुआ दोगे तो पता चला ऐसे ही मेरे आधे बाल निकल चुके हैं और भी निकल जाएंगे। क्यों ना? इसमें तेरा कितना कंट्रीब्यूशन है? गाली करते हो एकदम, नहीं क्या पढ़ाते हैं, अरे यार क्या कहाँ डाल दिए मम्मी पापा, तो मेरा इतना बाल इधर उड़ गया। इसे काफी लोगों की गाली करने की बदौलत आज मेरा हाल ये है। समझ में आया? ठीक है, अगले क्लास हम लोग इसको देखेंगे और बढ़िया से, और कम प्रिपेयर। जब हम वेरिएबल फोर्स में, यू आर वेरी करेक्ट, आई एम टॉकिंग टू यू, टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो अगर देखेंगे तो उतना ही मिलेगा, बार बार शिफ्ट होके। ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये भी स्लिप कर रहा है नीचे, और ये ऊपर शिफ्ट कर रहा होगा। तो जितना खसेगा ये उतर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से देखोगे वही आएगा। और ध्यान से सोचोगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था? यहाँ था। ये जब थोड़ा यहाँ आ गया वो भी तो नीचे आ गया, वो भी नीचे आ गया, उसके हिसाब से देखोगे उसका भी तो डिस्प्लेसमेंट वही हुआ होगा, निकालोगे। T/4 ही होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।